हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा इनकम टैक्स टॉपिक, उसका नेक्स्ट पार्ट मतलब यूनिट 1 का थर्ड पार्ट एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में। ठीक है, अब एग्जेम्प्ट इनकम देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन ये जिस तरीके से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एक अलग से टॉपिक बना के एग्जेम्प्ट इनकम का और कुछ बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर दिए हैं, इस तरीके से पढ़ा जाए इस पार्ट को तो वो शायद उतना यूज़फुल नहीं होगा। तो एग्जेम्प्ट इनकम जो होता है वो हर मतलब देखो जनरली होता क्या, एग्जेम्प्ट इनकम का पहले एक काम करते हैं, चलो मीनिंग को डिस्कस करते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम का क्या मीनिंग होता है? एग्जेम्प्ट इनकम का मीनिंग होता है कि हम सभी इनकम पे टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स सरकार को। कुछ इनकम ऐसे हैं जो सरकार ने बोला है कि इस पे तुम्हारे लिए टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 5 हेड ऑफ इनकम पढ़े थे हम लोग। सबसे पहला था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज, उसके बाद था हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद था बिजनेस प्रोफेशन, उसके बाद था कैपिटल गेन और आखिरी में था हमारा अदर सोर्सेज। ऐसा 5 हेड पड़े थे। तो हर हेड के अंदर कुछ कुछ ऐसे इनकम्स हैं जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाता। बोलता है कि अगर तुम्हारा इस प्रकार का कोई इनकम है तो तुम लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ेगा उस इनकम पे, और वो इनकम तुम डायरेक्टली बिना टैक्स फ्री उसको क्लेम कर सकते हो। तो उसको अलग से एक टॉपिक बना के दे दिया गया एग्जेम्प्ट इनकम। हमारा टॉपिक का नाम था एग्जेम्प्ट इनकम एक्सेप्ट सेक्शन 10AA। 10AA के अंदर बहुत सारा दिया हुआ है और भी टॉपिक्स जिसको हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमको एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ना है तो हम लोगों को देखना है कौन कौन सा ऐसा इनकम है जिसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाता है। इसको बेस्ट पढ़ने का जो तरीका होता है वो होता है हम इसको चैप्टर हेड वाइज पढ़ें। जब हम सैलरी पढ़ रहे हैं, सैलरी के अंदर किस किस इनकम पे टैक्स नहीं लगता। जब हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो कैपिटल गेन कौन कौन से कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगता। जब हम बिजनेस प्रोफेशन पढ़ रहे हैं कौन कौन से बिजनेस प्रोफेशन का ऐसा इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता। जब हम अदर सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सा अदर सोर्सेज का इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे सभी चीज़ मिला के दी गई है। एग्जेम्प्ट इनकम वाले टॉपिक के अंदर सभी हेड को मिला के दे दिया गया है। तो टोटल 108 ऐसा आइटम दिया हुआ है जिसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाता, या फिर टैक्स तो लगाता है लेकिन उस पर कुछ रिलैक्सेशन है, कोई प्रकार का छूट हम लोगों को मिल जाता है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफाइड जो है वो फुलफिल होने पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं कुछ हेड ऑफ इनकम डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या होता है मीनिंग समझाने वाला हूँ। ज़्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके पहले वाला टॉपिक भी बहुत मज़ेदार था, रेसिडेंशियल स्टेटस वाला। जो लोग वीडियो नहीं किए हैं वो लोग को वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है। हमेशा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके करना है और प्लेलिस्ट में जाके देखना है कि कौन कौन सा वीडियो हो चुका है। ऑलरेडी हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक डेफिनेशन से रिलेटेड, दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आता है एग्जेम्प्ट इनकम, जो कि हमको सिलेबस में तो दिया गया है इसीलिए हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। अदरवाइज इसको पढ़ने का अप्रोच कुछ ऐसा नहीं होता। हम इसको हेड वाइज पढ़ते हैं, कौन से हेड के अंदर कहाँ पे क्या इनकम एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे जब हम एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ पे पढ़ेंगे, हेड वाइज पढ़ेंगे। मतलब इसके बाद हमारा यूनिट 2 में सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी है। जब हम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके अंदर हम एग्जेम्प्ट इनकम फिर से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सब कुछ मिला के दिया गया है तो कुछ कन्फ्यूजन्स भी होता है और अच्छे से समझ में भी नहीं आता है लोगों को, और कुछ खास समझने लायक चीज़ भी है नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में लिखो तो हमको क्या क्या लिख के आना है वो हम लोग आज मार्किंग करेंगे और वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखना सबसे फर्स्ट इनकम जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर में आता है वो होता है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर तुम्हारा कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, मतलब तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हो, या कोई अपना एग्रीकल्चरल लैंड से कोई रेंट कमा रहे हो, किसी फार्मर को रेंट दियो जो खेती बाड़ी कर रहा है, तो वो सभी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाता है, वो हो जाता है एग्जेम्प्ट इनकम। उसके बाद आता है कोपासीनर। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कोई इनकम कमाता है तो कोपासीनर, कर्ता ने लिखा है कोपासीनर। कोपासीनर कौन होता है? जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो करता है, उसको छोड़ के जो बाकी मेंबर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वो होते हैं कोपासीनर्स। कोपासीनर अगर कोई प्रकार का पैसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिसीव करता है तो उसके ऊपर टैक्स कोपासीनर नहीं देता। कौन देता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देता है। मतलब पहले इनकम पे टैक्स दे देगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद उस पैसे को किसको देगा? कोपासीनर को देगा। तो कोपासीनर को अगेन टैक्स देने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद इनकम, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म, पार्टनरशिप फर्म से अगर मुझे कोई इनकम होता है तो उस पर मुझे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता है। मान लो मिस्टर ए एंड बी ने एक पार्टनरशिप फर्म खोला,
ए बी लिमिटेड, ए एंड बी को, ए बी एन को या ए एन बी को, कुछ भी, ए बी एन को लिख देते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम है। ए एन बी ने मिलके ए बी एंड कंपनी नाम से एक पार्टनरशिप फॉर्म खोला, ठीक है। अब इस फॉर्म को दोनों चला रहे हैं। इस फॉर्म ने 3 लाख रुपए कमाया सालाना, तो 3 लाख रुपए के ऊपर फॉर्म पहले 90,000 प्लस ECH SEC 91 92 जो भी होगा उतना टैक्स दे देगा, अराउंड 2,10,000 उसके पास बचेगा। अब ये 2,10,000 दोनों ए और बी आधा आधा घर ले गए, मतलब 1,05,000 ये घर ले गया, 1,05,000 ये घर ले गया, तो ये दोनों के ऊपर टैक्स फिर से नहीं देना पड़ेगा मिस्टर ए और बी को, क्योंकि ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स कौन दे चुका है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स दे चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट को कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट, इंटरेस्ट पेड टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हु इज नॉट, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है हु इज नॉन रेसिडेंट है, अगर कोई प्रकार का इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट के केस में बहुत ही रिलैक्स्ड प्रोविजंस है। मतलब गवर्नमेंट बोलता है कोई भी नॉन रेसिडेंट है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंट को 2 प्रकार का अकाउंट होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट NRO अकाउंट और NRE अकाउंट, 2 प्रकार का नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और नॉन रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट, 2 प्रकार का अकाउंट होता है, NRO और NRE। NRO NRE अकाउंट पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो उस पर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज नॉन रेसिडेंट, अगर इंडियन ओरिजिन का आदमी है लेकिन वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, तो उसको भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट है, ये TRU ट्रूथ नहीं है, ये ट्रस्ट है, TRUST ट्रस्ट, ठीक है, तो उनको भी कोई टैक्स देना है। तुमको लगता है ये पॉइंट को हमको पढ़ना चाहिए? ये सभी पॉइंट को हमको पढ़ना नहीं है। ये पॉइंट क्या काम का है, ये पॉइंट तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी तुमको पॉइंट का मीनिंग समझाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुमको लगेगा कि इनकम टैक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये गवर्नमेंट हमारे साथ जाति कर रहा है, BCom वाले हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, नन्हे मुन्ने से बच्चों के ऊपर ये सारा टॉपिक हमको पढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये सभी टॉपिक को अभी बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो तुम्हारा काम क्या बनता है, तुम्हारा काम बनता है कि तुम लोग ये टॉपिक्स को, मैं पूरा नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा नोट्स होगा, पूरा नोट्स को तुम लोगों को खुद को पढ़ना है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो स्पेशल पॉइंट्स को याद रखने हैं, बाकी सभी पॉइंट को पढ़ने का भी कोई नीड नहीं है, ठीक है। मैं कुछ 10-12 ऐसे पॉइंट्स है जिसको मार्किंग करने वाला हूँ, वो 10-12 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में अगर आ जाए एक्सप्लेन एग्जेम्प्ट इनकम, तो वो 10-12 पॉइंट लिख के उसके बाद लिख देना एंड मेनी मोर एग्जेम्प्ट इनकम आर देयर बोल के उसको तुम लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। देखना, और एग्जेम्प्ट इनकम सबसे पहला क्या क्या मार्किंग में आता है, सबसे पहला एग्रीकल्चरल इनकम, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, और पॉइंट नंबर 4। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट को याद लाइन से करना है। पॉइंट नंबर 6 का कोई काम नहीं है, 7 का कोई काम नहीं है, 8 का कोई काम नहीं है। ट्रैवल कंसेशन, अगर एम्प्लॉय को कोई ट्रैवलिंग के लिए कंसेशन दिया जा रहा है तो उसके ऊपर भी एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। सिटीजन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो छोड़ दो। टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट, ये भी छोड़ दो। एग्जाम्पल रॉयल्टी और फी अर्न बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम, नहीं है। प्रोक्योरमेंट अलाउंसेस पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय सर्विंग आउटसाइड इंडिया, अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय इंडिया के बाहर काम कर रहा है तो उनको अगर कोई परकिजाइट्स या अलाउंसेस दिया जाए। अब परकिजाइट्स क्या होता है, अलाउंसेस क्या होता है, मैं सभी चीज़ यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊँ, सभी टर्म का मीनिंग यहाँ पे समझाने बैठ जाऊँ तो फिर सैलरीज में क्या समझेंगे। सैलरी के अंदर परकिजाइट्स पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाला यूनिट जो है यूनिट नंबर 2, उसमें पहला टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरीज। उसके अंदर परकिजाइट्स क्या होता है, अलाउंसेस क्या होता है, कौन किसको कब देता है, एम्प्लॉय कब पैसा लेता है, एम्प्लॉयर कब देता है, नेशनल पेंशन ट्रस्ट क्या होता है, एम्प्लॉय को और क्या क्या फ़ायदा मिलता है, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कुछ भी रिलेशन होता है फाइनेंशियली, वो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट के अंदर में, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में आते हैं, एम्प्लॉई ऑफ फॉरेन कंट्री वर्किंग इन इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव, ये नहीं पढ़ना है। इनकम ऑफ अ कंसल्टेंट, ये नहीं पढ़ना है। इनकम ऑफ अ एम्प्लॉई ऑफ कंसल्टेंट,
ये भी नहीं पढ़ना, इनकम ऑफ ए मेंबर ऑफ फैमिली और वर्किंग इंडिया कोऑपरेटिव ये भी नहीं पढ़ना, ग्रेच्युटी याद रखना, ग्रेच्युटी टैक्सेबल नहीं होता, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन टैक्सेबल नहीं होता। कम्यूटेड मतलब अगर पेंशन जो बुढ़ापे में बूढ़े हो जाने के बाद 60 साल के बाद गवर्नमेंट पेंशन देता है, हर महीने कुछ अमाउंट देता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने नहीं लेके वो एक बार में विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब सभी पैसा को गवर्नमेंट को बोलते हैं हमको एक साथ दे दो, हर महीने हमको मत दो, हमको एक साथ दे दो सारा पैसा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। इनकम रिसीव्ड एट लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के केस में अगर लीव एनकेशमेंट मिल रहा है, अब ये लीव एनकेशमेंट क्या होता है हम लोग सैलरी वाले चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। अगर कोई एम्प्लॉई लीव लेना चाहिए था, उसको अलाउड था, मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई है जिसको महीने में मैं 2 दिन का छुट्टी अलाउ करता हूँ फ्री में, अगर वो छुट्टी नहीं लिया तो ऑब्वियसली वो 2 दिन अगर एक्स्ट्रा काम किया है तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा पैसा अगर वो रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहा है, सारा एक्स्ट्रा पैसा को वो ऐड करवा रहा था और रिटायरमेंट के टाइम में एक साथ मुझसे मांगता है, तो उस पर भी क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, अगर कोई एम्प्लॉय को तुम जबरदस्ती निकाल देते हो तो और उसको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन देते हो, रिट्रेंचमेंट मतलब उसको निकालने के नाम का कोई कंपेंसेशन दे रहे हो कि ले इतना रुपया और जा और कभी काम पे मत आना, तो वो पैसे को भी एम्प्लॉय को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उस पर जो कंपेंसेशन पे किया गया उस पर टैक्स नहीं लगता। कोविड के केस में जो डेथ हुआ उस पर जो गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन पे किया उस पर भी टैक्स नहीं लगता। कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उस केस में अगर कोई कंपेंसेशन मिलता है तो भी टैक्स नहीं लगता। तो ये सारे पॉइंट्स जो जनरल पॉइंट्स हैं इसको याद रखना है, बाकी पॉइंट्स को याद रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए थे उससे कोई पैसा आता है, चाहे आदमी टपक गया हो या ना टपका हो। मतलब अगर मान लो मैं किसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया था और वो आदमी मर जाता है, जिससे कि उसके बाद उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑब्वियसली पैसा आएगा, तो पैसा आता है मेरे पास तो उस पर मुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और इन केस अगर वो नहीं मरता है और मेच्योरिटी पे पैसा आता है, मान लो नहीं मरा, 60 साल का हो गया, मैच्योर हो गया पॉलिसी, अब मेच्योरिटी पे मुझे कंपनी पैसा देगा क्योंकि मैं हर साल उसको प्रीमियम दिया हूँ, तो वो जो मुझे उस टाइम पे पैसा देगा उस पर भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड से अगर कोई पेमेंट हो रहा है तो टैक्स देना पड़े। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो छोटे बच्चों के लिए 18 साल से गर्ल चाइल्ड के लिए जो अकाउंट खोला जाता है रेगुलर सेविंग के लिए, उनके अकाउंट के सेविंग्स पे अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या उससे कोई पेमेंट आ रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उस पर भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बस इतना पॉइंट तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, इसके बाद और कोई भी पॉइंट मत पढ़ना। हाउस रेंट अलाउंस पढ़ सकते हो, इसमें रूल्स एप्लीकेबल होता है। पेमेंट ऑफ सुपर एनुएशन फंड, इस पे भी रूल्स एप्लीकेबल होता है, तो ये सारे पॉइंट को मत पढ़ो, बस यहाँ तक पढ़ लेना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद तुम आराम से एग्जाम में एंड मेनी मोर एग्जेम्पशंस आर देयर आर स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट लिख के आ सकते हो, खत्म हो गया काम। यहाँ तक पढ़ के एंड मेनी मोर एग्जेम्पशंस आर स्पेसिफाइड इन अंडर इनकम टैक्स एक्ट लिख सकते हो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कि हमको एग्जेम्पशन अप्लाई करना है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब सोचो ये जो 108 पॉइंट है, देखो लास्ट तक चलते हैं, घूम के आते हैं, चलो लास्ट तक चले, घूमने चलो घूमने चलो घूमने चलो घूमने चलो, 108 नंबर आए, ये हमारा 108 पॉइंट लास्ट नंबर पॉइंट। ये 108 पॉइंट का पूरा 108 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट यूनिट 2 में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट यूनिट 3 में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट यूनिट 4 में पढ़ेंगे। मतलब 108 का सारा पॉइंट यूनिट 2, 3 और 4 में कवर्ड है। मतलब तुमको जब तुम्हारा सिलेबस जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन अगर तुम आके देखोगे, अगर तुम अच्छे से अगर किए हो सारा वीडियो डिटेल, तो उस दिन अगर आके तुम देखोगे एग्जेम्प्ट इनकम वाला टॉपिक और 108 पॉइंट अगर तुम रीड करोगे तो गारंटी है पूरा 108 पॉइंट तुम लोगों को समझ में आएगा और तुम लोग अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आज मैं 108 पॉइंट तुम लोगों को पढ़ाऊं तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुमको लगेगा कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं आज पूरा 108 पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। एग्जेम्प्ट इनकम सीरियली टॉपिक में आता था, कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरियली आता था, इसीलिए मैं आज सीरियल जो लिस्ट है उसको ब्रेक नहीं करना था, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे उठाया। अदरवाइज ये टॉपिक हम लोग जब पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट, जब हम सीए के सिलेबस में पढ़ते हैं या कहीं और भी पढ़ते हैं, तो ये सब टॉपिक जो होता है ये आखिरी में होता है, ताकि जब हम वहाँ तक पहुँचें
तब तक हमको सभी टर्म्स का मतलब पता रहे। मतलब जैसे सुपर एनुएशन फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ग्रेचुटी क्या होता है, ये सारे टर्म्स का मीनिंग हमको पता हो, तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा। तो इसीलिए अभी ये सीरियल को ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना था, इसीलिए मैं इस टॉपिक को उठाया। अदरवाइज इस टॉपिक का काम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना पॉइंट मार्क किया गया है उतना एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, उतना पढ़ लो, बहुत है। बाकी का पॉइंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा और पॉइंट याद भी हो जाएगा जिस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मतलब जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, यूनिट 3 पढ़ेंगे और यूनिट 4 पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप करते हैं। 108 पॉइंट है, जिसको पढ़ने का मन है पूरा 108 पढ़ सकता है, लेकिन हमारा जो पढ़ने का अप्रोच होता है वो होता है हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ें ताकि एग्जाम में हम लिख पाएँ। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए जब हम सैलरी चैप्टर और बाकी सारा चैप्टर्स को कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। देखना, अगर तुम देखना चाहो तो ये वाला पॉइंट जो है ये अदर सोर्सेज का पॉइंट है, मतलब यूनिट 4 के अंदर में। ये जो पॉइंट है ये है यूनिट 4 के अंदर में। इनकम ऑफ फर्म ये है यूनिट नंबर 3 के अंदर में। इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट यूनिट नंबर 4 में है, ये जो है यूनिट नंबर 4 में है। सैलरी से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है, परक्विजाइट्स एंड अलाउंसेस, ये है यूनिट नंबर 2 में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यूनिट 2 है वो है ये ग्रेचुटी कम्यूटेड वैल्यू यूनिट नंबर 2 के अंदर में। ये सभी पॉइंट जितना भी सैलरी से रिलेटेड पॉइंट है वो सारा कहाँ है? यूनिट नंबर 2 में। कंसल्टेंट और ये है ये बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 3 के अंदर में। ठीक है, उसके बाद है ये रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वे ऑफ पर्क्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये है यूनिट 4, यूनिट 2, ये है यूनिट प्रोविडेंट फंड है यूनिट 3 में, यूनिट 2 में, ये है यूनिट 4 में, ये है यूनिट 2 में फिर से। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट कोई ना कोई यूनिट में कवर हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखना, ये सारे पॉइंट्स के बाद हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल इनकम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में अगर तुम देखोगे तो जितने भी लोग हैं, बहुत लोगों का बहुत प्रकार का एग्रीकल्चरल इनकम होता है। गांव-गांव में, शहर में, हर जगह किसी न किसी का एग्रीकल्चरल इनकम, या फिर हमको समझना पड़ेगा कौन से इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं। एक सब्जी वाला जो मार्केट में सब्जी बेच रहा है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल इनकम वाला टॉपिक, जनरली एग्जाम के लिए भी, जिसको एग्जाम से मतलब नहीं है, ओवरऑल लाइफ में आगे जब भी तुम काम करोगे, पैसे तो बहुत सारे कमाने वाले हो, सभी को ही मुझे पता है अच्छे से, सबको ही बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, तो पैसा अच्छा कमाओगे तो इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो तुमको सारा प्रोविजंस एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि तुमको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना ताकि सभी वीडियो तुम लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ में शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, और हमेशा वीडियो याद रखना प्लेलिस्ट में जाके देखना है और कहीं से इधर उधर स्क्रॉल करके नहीं देखना है, ताकि प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुमको वीडियो सीरियली मिलेगा। और अगर वीडियो को स्क्रॉल करके खोजोगे तो हो सकता है 2-4 वीडियो छूट जाए या ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। प्लेलिस्ट में लेकिन वीडियो हमेशा सीरियली मिलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय।